और आपने लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से ये पढ़ लिया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू their stoichiometric coefficients. ये आपने कल देख लिया था। अब है ना, मैं थोड़ा सा लॉ ऑफ मास एक्शन को लेकर ही कुछ और इंटरप्रिटेशन भी दे रहा हूं। देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन ने ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैंने कंसंट्रेशन लिखवाया है कि एक्टिव मास लिखवाया है, पहले ये बताओ। कंसंट्रेशन। चलिए, अब जरा उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स raised to their stoichiometric coefficients. Now what is active mass? देखिए, एक्टिव मास ये कंसंट्रेशन जैसा ही है, पर ये कंसंट्रेशन होता नहीं है। यदि मुझे एक्टिव मास डिफाइन करना होता है तो एक्टिव मास दो टर्म्स में डिफाइन होता है, या तो कंसंट्रेशन टर्म्स में डिफाइन होता है या तो प्रेशर टर्म्स में डिफाइन होता है। ठीक है, यदि कंसंट्रेशन टर्म में डिफाइन करेंगे तो एक्टिव मास को लिख सकते हैं एक्टिव मास is equals to K dot C, where K is activity coefficient और C is concentration। और यदि प्रेशर टर्म्स में करेंगे तो K dot P, where K is activity coefficient and P is pressure। जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ K is usually 1, therefore एक्टिव मास या तो कंसंट्रेशन बनता है या तो प्रेशर बन जाता है। और इसीलिए लॉ ऑफ मास एक्शन का वो वाला स्टेटमेंट जो अपन ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन लोगों ने कल, ये वाला स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। या फिर एक और स्टेटमेंट आया था है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट raised to their stoichiometric coefficient। और ये किसके लगेगा, ये लगेगा एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। क्या यहां तक क्लियर है आपको? हाँ सर। अच्छा, मैंने कुछ ग्राफ बनवाए थे क्या कल? नहीं सर। नहीं करवाए? चलिए, अब इक्विलिब्रियम की बात की है तो थोड़ी सी देखिए, इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पहली चीज। दूसरी चीज, कंसंट्रेशन चेंज 0 फॉर बोथ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ऐसा हो रहा है। ठीक है, और इसी के बेसिस के ऊपर ग्राफ प्लॉट होते हैं कुछ कुछ, जैसे मैंने लिखा है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है वर्सेस टाइम। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, ये जो है ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके सेम हो जा रही है, और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट।
समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर है आपको? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन सेम हो जाए उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, जो कुछ ऐसा होगा। प्लीज यहाँ तक कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर रेट RF इक्वल टू RB के नीचे क्या लिखा है आपने, वो क्लियर कंसंट्रेशन कहाँ पे? कंसंट्रेशन चेंज इक्वल टू 0। सर मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल और फाइनली सेपरेट बोल रहे क्या आप कंसंट्रेशन चेंज? नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर dc/dt 0, कंसंट्रेशन चेंज पर टाइम इज 0। इनिशियल फाइनल की बात नहीं कर रहा। सर बोल भाई। सर दोनों एक्टिविटी जो कोएफिशिएंट है वो दोनों के लिए सेम रहेंगे क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए या फिर जैसे? नहीं यार, वैसे देखिए यदि बहुत डेप्थ में बात करें ना, मतलब तुम्हारे सिलेबस से आगे निकल जाए बहुत ज्यादा, तो एक्टिविटी कोफिशिएंट्स की यूनिट्स होती हैं, और वो फिर वो मतलब वेरिएबल भी हो सकता है 1 के अलावा, पर आपके सिलेबस में वो 1 ही होता है, ये मान के चलिए। मतलब वो आपके सिलेबस का लिमिटेशन मान लीजिए एक तरह से। सर कंसंट्रेशन चेंज मतलब कंसंट्रेशन चेंज 0 का एग्जैक्ट मतलब क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, नहीं मराठी, सर, तमिल। वैसे नहीं। मतलब ऐसा होता है क्या कि एक तरफ से रिएक्टेंट बढ़ते हैं और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कम होते हैं, प्रोडक्ट बढ़ते हैं, और फिर एक टाइम के बाद वो ना दोनों में से कोई भी नहीं बढ़ता, ऐसे? यही बात हो रही है ना? नहीं, कल मुझे से लगा वो यही, रेट नहीं कल से अमाउंट। वही बात हो रही है। कल भी यही बात, मतलब कल भी अपन ने आखिरी में ये एक्सप्लेन किया था। अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, सब तो कल डिस्कस हो गया था। अभी तक केवल एक्टिविटी वाला बताया मैंने, बाकी दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, वो तो कल ही इक्विलिब्रियम स्टेट ही उससे डिफाइन होगी। ठीक है सर। सर हम्म। सर अगर ऐसे एक रिएक्शन हुआ जिसमें एंड प्रोडक्ट में एक लिक्विड आ रहा है और रिएक्टेंट्स में गैसेस है, तो फिर वो बाद में प्रेशर बात वाला करेंगे। नहीं, अभी नहीं आया वो आएगा, चिंता मत कर तू, आएगा, तब बात करेंगे। तो उसका एक अच्छा सवाल है, अलग से टॉपिक है वो, हेट्रोजेनस रिएक्शंस। सर बोल भाई। सर वो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वो इससे आया क्या, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ? नहीं नहीं, अरे वो तो मैं रिलेट कर सकता है, सही कह रहा है, पर ये रिलेट नहीं करना है। ये एक्टिविटी के अंदर डेफिनेशन में ही आता है कि एक्टिव मास कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बोथ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर टर्म्स। वो तू जो चाहता है ना कि भाई मैं कंसंट्रेशन को एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर बना के लिख के भी तो लिख सकता हूँ, हाँ तो यही चाहता है ना? हाँ। नहीं, वो होता है, वो मतलब वो आपस में रिलेशन ड्रॉ करते हैं। पर अभी यदि मेरे को एक्टिविटी कोफिशिएंट बताना है, तो मेरे को एक्टिव मास के दोनों तरीके बताने होते हैं, क्योंकि दोनों फंडामेंटल मेथड्स हैं। इंटर कन्वर्टेबल मेथड्स और फंडामेंटल मेथड्स में अंतर होता है। जैसे तूने वो पढ़ा था, क्या नाम था उसका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हाँ सर। उसके दो बेसिक रिलेशन थे, डीपी डॉट डी एक्स और एक डीई डॉट डी टी। उसके अलावा आपस में कन्वर्टेबल फॉर्म्स बहुत सारे हो सकते थे।
पर दो फंडामेंटल रिलेशंस पढ़े थे, वैसे दोनों फंडामेंटल रिलेशन है, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। हाँ सर। और इसकी वजह मैं तेरे को बताऊंगा बाद में आगे कि फंडामेंटल क्यों बता रहा हूं इन दोनों को, क्योंकि उससे एक आगे जाके एक नया पैरामीटर बनेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाके। बता, इंट्रोड्यूस यही कर दूंगा पर एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होगा वो। सर ये टाइम का भी मतलब ये नॉट टू स्केल रहता ना हर बार टाइम? क्या हुआ? ये टाइम नॉट टू स्केल रहता ना हर बार? हाँ सर बोल भाई। सर इक्विलिब्रियम पे आपने जो स्ट्रेट लाइन बनाई है बाद में, सर उसके वैल्यू हम 1 ले सकते हैं क्या? नहीं, सर हमने कल कुछ तो ऐसा लिखा था, 1 मिनट सर ढूंढने दो। हमने ने तू नहीं लिखा होगा। हाँ सर वैसा नहीं, पर आपने लिखा। सर वो के जो है आज का, सर वो के एफ बाय के बी है क्या कल का? नहीं 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 नहीं, वो एक नया कांस्टेंट है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है उसका। सर हो और गया वापस? इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है ना? नहीं भाई, ये किसने कह दिया? सर क्योंकि नहीं समझ गया सर। पहले तूने डाउट क्या पूछा और तू समझा क्या, ये बता मुझे अब। सर मैंने रेट और के को एक ही समझ लिया। शानदार। सर हो गया कॉपी करना? हो गया। सर 1 मिनट बस। हाँ सर हो गया। सर हो गया। हो गया बिल्कुल, मैं डस्टर ढूंढ रहा हूँ, मिल गया। देखो जो रेट है, रेट रेट वर्सेस टाइम, ये वाले ग्राफ और कैसे हो सकते हैं? ये वाला ग्राफ ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब या तो स्ट्रेट लाइन या फिर हाइपरबोलिक, ये ग्राफ ऐसे होंगे। ठीक है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ये इस चीज के ऊपर अज्यूम्ड है कि शुरुआत में आपने सिर्फ रिएक्टेंट लिया है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके कम हो रही है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रही है। सर आपने अभी क्या बोला फिर से बोलिए ना, आवाज ब्रेक हो रही थी। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। सच में तू नहीं आई अथर्व बोल आवाज रहा है अभी ना? तो। अथर्व ने पूछा है ना मुझसे। सर सचमुच आवाज ब्रेक हो रही थी। तो तेरे को टेक्स्ट करने का टाइम था कि निनाद ने जो बोला उसका तू जवाब देने में लगा हुआ है, तब तेरा नेट ब्रेक नहीं हुआ था। हाँ तो पॉइंट ये है
कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये या तो हाइपरबोलिक कम होगी या तो लीनियर लाइन कम होगी, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लीनियर बढ़ेगी या पैराबोलिक बढ़ेगी, ये दोनों चीजें हैं। इसके पीछे का सिंपल सा ये है कि या तो फंक्शन लीनियर होगा या तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा, जैसा भी कुछ होगा, ठीक है। अब ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, ये ग्राफ ध्यान रखिएगा, रेट का ग्राफ वर्सेस टाइम का ग्राफ किसी भी वक्त में ऐसा नहीं हो सकता है कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, ध्यान देनी है बात, ठीक है। सर वो मतलब पॉइंट पर जहाँ वो कट करे वो भी नहीं है क्या? नहीं, वो भाई उसके बाद आगे क्या हुआ, ये इस पॉइंट के वजह से स्ट्रेट रहना चाहिए था, पर ये इस पॉइंट के बाद नहीं आ रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मोमेंटरली दोनों का रेट बराबर हुआ, बस मोमेंटरली की बात ही नहीं होती थी, एक बार को इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, until unless disturbed it goes to infinite, ठीक है। सर बोल भाई, फिर ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, या फिर ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ये ग्राफ नहीं आएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में ग्राफ नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम पे ये ग्राफ नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी की तो बात ही नहीं होती ना, मैथमेटिकल तो फिर कुछ भी करवाओ। नहीं ओके सर, सर, वो मैं और एक पूछ रहा था कि इसी ये ऐसे दूसरे कंपाउंड में से पॉसिबल है क्या कि रिएक्शन फॉरवर्ड फॉरवर्ड कम और रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा ऐसा? देख यार वो ऐसा है, फिर वो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेगा, फिर ऐसा है कि तुमने मतलब बीच में घपले किए। घपले से क्या मतलब है भाई, तुमने कभी भी रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ने कम नहीं होने दिया, रिएक्टेंट ऐड करते रहे, या सर हेलो। फॉरवर्ड चले तो ऐसा नहीं हो सकता। बोल प्रणव। सर आप अटक गए थे। सर मैं आप बीच अटक में नहीं ही गया था, लो। हाँ सर। मेरा मैं अटका नहीं था, मेरा वाईफाई जो था वो अटक गया है थोड़ी देर के लिए, उसने मेरे को टू 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 आवाज दी थी। खैर पॉइंट ये है कि जनरली ऐसा होगा। अब यदि आप कोई पैरामीटर एडजस्ट कर दो, पैरामीटर एडजस्ट करने से क्या मतलब है कि आप रिएक्टेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दो बीच में, आप प्रोडक्ट ऐड कर दो बीच में, तो ग्राफ शिफ्ट होते हैं, तो ग्राफ फिर थोड़े से वेरी कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली यदि कुछ नहीं, आपने रिएक्टेंट एक बार डाल के छोड़ दिए तो इक्विलिब्रियम तक पहुंच, ये वाला ग्राफ अचीव होगा। समझ में आ गया? अब ये तो ग्राफ हुआ रेट का, वैसे ही ग्राफ्स बनते हैं, ग्राफ्स ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये भी ग्राफ बनते हैं। मैंने कहा रिएक्शन है ए गिव्स बी, ए और सर इनिशियली सिर्फ ए, केमिकल को हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या केमिकल एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे अपन अब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और अपन ये अज्यूम करेंगे कि इनिशियली सिर्फ ए लिया है, तो ए का कंसंट्रेशन ये ग्राफ ऐसे, तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा। ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये है कंसंट्रेशन ऑफ बी। इन दोनों में जो पहचानने वाली चीज होती है वो ये कि ये इवेंचुअली एक साथ स्टेडी स्टेट अचीव करने चाहिए, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब ये लीनियर में करें या कैसे करें वो इनका खुद का इश्यू है, ठीक है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। ये कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। ऐसा
इक्विलिब्रियम स्टेट, कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। पर ये ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता है, ध्यान देना है। ये ए है, ये बी है, ये ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ए ने तो स्टडी स्टेट यही अचीव कर ली, ए स्टडी स्टेट में यहां आ गया और बी स्टडी स्टेट में यहां पहुंच रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? दोनों साइमल्टेनियसली स्टडी स्टेट अचीव करेंगे, तो ये एक इम्पॉसिबल सिनारियो है। तो ये एक लॉजिकल जजमेंट मांगते हैं ये ग्राफ्स, जो कुछ ऐसे है। आप ये देखना चाहें तो हमारे पास ग्राफ्स ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये वाला भी इम्पॉसिबल सिनारियो है। क्यों इम्पॉसिबल सिनारियो है? कि ए जो है उसने इक्विलिब्रियम अचीव किया यहाँ पे जाके, और बी ने इक्विलिब्रियम पीछे अचीव कर लिया। ये कैसे पॉसिबल? दोनों साथ में इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, तो ये भी एक इनकरेक्ट ग्राफ है। आर वी क्लियर? सर तो मतलब कंसंट्रेशन अलग अलग हुए तो भी चलेगा, पर दोनों साथ में ही जाने चाहिए ना? बिल्कुल, कंसेंट्रेशन अलग अलग हुए चलेगा until unless it violates logical interpretation। पर कंसेंट्रेशन अलग अलग ही होने, मतलब अलग अलग कंसेंट्रेशन का कोई ऐसा कोई खास बड़ा मुद्दा नहीं। बड़ा मुद्दा इस चीज का है कि बस दोनों इक्विलिब्रियम पे एक साथ आएंगे, और कोई पहले कोई बाद में ऐसे इक्विलिब्रियम पर नहीं आता है, सिस्टम एज ए होल इक्विलिब्रियम पे आता है। ठीक है सर हाँ बोल भाई। सर जो सेकंड इमेज है उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम स्टेट है बस वो उतने पॉइंट के लिए या फिर वो कैसा है कहाँ पे? इसमें? सेकंड इमेज में? नहीं उसके इसमें? बाजू वाले हैं। इसमें? एक मिनट लैग और फिर समझ रहा नहीं है। एक बार हाँ इसमें सर। हाँ, इसमें इक्विलिब्रियम इस वाले पॉइंट के बाद हर जगह पर है ना, कि कंसेंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। लेकिन सर आपने एकदम पहले तो बताया कर इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर एक ग्राफ पॉसिबल नहीं है, मुझे समझा नहीं हो पाया। अरे भाई, मैंने ये बोला है कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ये रेट का ग्राफ है, ये कंसेंट्रेशन का ग्राफ है। अरे सॉरी सर। कॉपी करिए सर। सर वो रेट का बताओ ना, कि पॉसिबल नहीं होता। अरे भाई, अभी इस वाले पॉइंट पर स्टडी कर, यहाँ पे क्या लिखा है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ बैक फॉरवर्ड रिएक्शन है ग्राफ के हिसाब से। हाँ या ना? हाँ क्या इक्विलिब्रियम पर तो आर एफ इक्वल्स टू आर बी होना चाहिए ना? हाँ, समझा सर, समझा समझा। कॉपी। सर तो इसे इसे ऐसे भी नहीं बोल सकते ये मोमेंटारली इक्विलिब्रियम में ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, हमको मालूम ही नहीं है बेसिकली। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज टू लेस। सर वो सेकंड ग्राफ के हिसाब से देखे तो मतलब ऐसे सडन चेंजेस भी आ सकते हैं क्या कंसंट्रेशंस में? कैसे सडन चेंजेस? फिर मतलब ग्राफ देखे ना, वो एकदम से स्ट्रेट बन गया। तो एकदम से स्ट्रेट होता है ग्राफ? मतलब सर लीन थोड़ा थोड़ा करते हुए नहीं आएगा नहीं, ऐसा ऐसा एकदम? कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है सर।
सर वो आपने बोर्ड के सेकंड हाफ की ये हेडिंग क्या लिखी है सर? हाँ, ग्राफ्स ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है सर। कॉपी हो गया सर, क्या? हाँ बोल। हो गया सर। सर, कॉपी हो गया, यही बोलना था। हाँ सर हो अच्छा। गया। ठीक है। चलिए।
अब ग्राफ्स में है ना, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अलग भी होते हैं। रिएक्शन है A gives B, ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ A है। ये है कंसंट्रेशन ऑफ B, ग्राफ 1। concentration of B, graph 2। concentration of B, graph 3। फोर concentration of B, graph 4। concentration of B, ग्राफ 5। ये वाला ग्राफ क्वेश्चन है, ये वाला ग्राफ करेक्ट है। तो ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ ए के ग्राफ के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग बी का ग्राफ कौन सा होगा 1 2 3 4 5 में बताइए सर ग्राफ 2। क्यों सर क्योंकि two- टोटल कंसंट्रेशन 1 रहेगा और अगर बी 0.25, अगर ए 0.25 तो बी 0.75 होगा सर, और दोनों सेम टाइम पे स्टेडी स्टेट जा रहे हैं। परफेक्ट, यही रीजन है। किसी के दिमाग में कोई और डाउट है? तो जो ग्राफ 2 होगा वो परफेक्ट, वो करेक्ट ग्राफ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा सा क्वांटिटेटिव बना के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, अब जरा आगे बढ़ते हैं। सर बोल रहा भाई। लेकिन ऐसा तो लेकिन रूल में भी कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, लाइक वन ऐड अप होके वन होना चाहिए। भाई वो तो आपको देखना ही पड़ेगा ना कि यदि ए का 1 मोल है और बी का समझ ए से बी जा रहा है, ए के 1 मोल से रिएक्शन चालू की है, बी 0 है, ये T इक्वल्स टू 0 पर है। एट T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम ये 1 - x होगा और ये x होगा, तो टोटल सम जो है, टोटल A प्लस B जो है वो तो कांस्टेंट ही है इसमें, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। इस केस में, हर केस में नहीं कह रहा हूं। सर लेकिन एक मोल से वो तो पता है कंसंट्रेशन तो वो चेंज क्वेश्चन हो में सकता मेंशन है होगा ना। क्या? क्या क्या नीले सर मतलब इसमें क्वेश्चन ये में मेंशन होगा कि पहले का एक मोल लिया है। अरे एक सेकेंड, पहले नीला बोल रहा है कि नीला कंटिन्यू डाउट है, फिर मानस तेरे से बात करेंगे। नीला पहले बोल। सर मैं बोल रहा था कि मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे लेकिन कंसंट्रेशन तो चेंज हो सकता है ना। क्यों चेंज होगा? हम लोग अधिकतर जो भी कोई रिएक्शन करवाते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवाते हैं। सर तो फिर ये फिर तो इस जनरल केस नहीं हुआ ना ये इसमें, नहीं, जनरल की ऐसे बात ही नहीं। केस होगा। जनरली वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है। हाँ मानस, अब क्या कह रहा है भाई? मानस सर अगर मैंने 0.75 मोल्स लिए ए के तो फिर ग्राफ 4 भी करेक्ट है। पर एक सेकेंड, पर मैंने 1 से चालू किया ना। हाँ सर मतलब वो पॉइंट की वजह से ये आंसर है ना।
बिल्कुल पॉइंट की वजह से, लॉजिकली यही है कि भाई आपने ए का ग्राफ यहां चालू किया, यदि कहीं और चालू कर तो फिर आंसर चेंज हो जाता। बोलो। हाँ सर, हम वही पूछ रहे थे क्योंकि हाँ। एक ऐसा होना जरूरी नहीं है ना, एक के मोल्स, एक ही होना नहीं जरूरी मैंने नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन वही में पूछ दिया रहे है ना, क्वेश्चन में दिया है कि भाई 1 मोल है। आपने जब ग्राफ यहां से प्लॉट किया और यदि ये वाला ग्राफ सही है तो आपको ये मालूम है कि इनिशियली ए के मोल्स 1 है और फाइनली एट इक्विलिब्रियम ए के मोल्स 0.25 है, कंसंट्रेशन 0.25 है। ठीक है, बोल भाई क्या कह रहा था सर? एक और किसी ने कहा था बीच में। सर वो मतलब जितना कंसंट्रेशन ए का नीचे जा रहा है उतना कंसंट्रेशन बी का बढ़ रहा है ना एकदम से। बिल्कुल ठीक है। और यदि मैं इसी इंस्टेंट के ऊपर इक्विलिब्रियम की बात करूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा? B बाय ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और वो आ जाएगा 0.75 डिवाइड बाय 0.25 यानी कि 3। ठीक है, देखिए जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन की बात। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने लिखा है Kc विच इज कंसंट्रेशन ऑफ C। मतलब यदि मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिखी है AA प्लस BB गिव CC प्लस DD, तो अपन ने क्या लिखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल्स टू C रेज टू पावर C, D रेज टू पावर D डिवाइड बाय A रेज टू पावर A एंड B रेज टू पावर B। ये अपन ने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो Kc है ये कंसंट्रेशंस, Kc is independent of concentrations. Concentrations of A, B, C and D. Rather, the concentration will adjust as per K. तो K चेंज नहीं होता है, K is independent of concentration. K उतना ही रहेगा इतना था, जो चीज चेंज होगी वो चीज होगी कंसेंट्रेशंस ऑफ ए बी सी डी, वो इस तरह से अलाइन होंगी कि वो केसी को अचीव करवा सके। सिंपल। अब ये कंसेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या? क्या सर मतलब जो केसी होती है कोई रिएक्शन की, तो वो टेम्परेचर पर, वो रिएक्शन जो होती है तब उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल टेम्परेचर पर कर सकता है, पर अभी अपन वहां तक पहुंचे नहीं, टेम्परेचर के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, एक रिएक्शन लिखते हैं। मैंने बोला कि N2 plus O2 gives 2NO, मान लो ये रिएक्शन, और आपको बोला गया है कि N2 की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम N2 का वो 2 है, O2 का 4 है और NO का 16 है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? ये तो हो गया। ठीक है, पहला। और अभी पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। के सी इक्वल्स टू 16, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NO की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। देखिए जब भी कभी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा तो एक कंसेंट्रेशन होगी, ये भी मैंने कल बात की होगी, N2 एंड O2। तो Kc इक्वल्स टू 16 स्क्वायर बाय 2 इंटू 4, और ये आ जाएगा 16 इंटू 16 256 32 32। परफेक्ट, ये तो हो गया। अब ये आपको पता है कि ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 32। मान लीजिए आपने कंडीशंस ऑल्टर कर दी, और कंडीशंस ऑल्टर करने के बाद ये 40 हो गया,
मतलब ये न्यू सेट, मैंने कंडीशंस ऑल्टर करने के बाद एक न्यू सेट जनरेट कर दिया, और ये 40 हो गया और ये 10 हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 कितनी होगी? तो अब आपके लिए ये चीज तय है कि N2 की कंसंट्रेशन इस तरह से एडजस्ट होगी कि Kc की वैल्यू 32 अचीव हो जाए। मतलब 32 मस्ट बी इक्वल टू 40 का स्क्वायर इंटू सर 5 O2 की O2 एंड ये 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा O2 की कंसेंट्रेशन आ जाएगी 40 इंटू 40 डिवाइड बाय 32 इंटू 10। O2 की कंसेंट्रेशन आ जाएगी 5। ठीक है, तो जो कुछ एडजस्ट करेगा वो कंसेंट्रेशन से एडजस्ट करेंगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी एडजस्ट नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई, और बाकी सारे पैरामीटर उसको जस्टिफाई करने के लिए चलेंगे। आर वी क्लियर? सर थोड़ा लैग आ रहा है। यस यस सर। कॉपी करिए सर। ओके सर। सर आपने O2 N2 की जगह O2 लिखी है। हाँ यार, वो गलती हो गई।
सर हो गया। चलिए समझिए अगला मुद्दा। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। छोड़ो, देखिए ऐसे अपन ने अभी केसी सीखा, वैसे अपन और भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ सकते हैं। ऐसे एक होता है केपी और एक स्टैटिस्टिकली केएक्स। समझिए, मैंने कहा ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। मान लीजिए ये रिएक्शन है। एक मिनट, भाई ये रिएक्शन है और हम बोल रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर्स। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ए का पार्शियल प्रेशर है पीए, बी का पार्शियल प्रेशर है पीबी, सी का पार्शियल प्रेशर है पीसी और डी का पार्शियल प्रेशर है पीडी। ये क्या है? ये है पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए बी सी डी एट इक्विलिब्रियम। तो मैं यहां पर एक और टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp डिफाइन कर सकता हूं, वेयर P रिप्रेजेंट्स प्रेशर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा Pc रेज टू पावर C, PD रेज टू पावर D, Pc रेज टू पावर C, PD रेज टू पावर D डिवाइड बाय Pa रेज टू पावर A एंड Pb रेज टू पावर B। ठीक है, ये Kp के बराबर होगा। सेम वैसा ही है, एग्जैक्ट जैसा वो था केसी था, बिल्कुल सेम एज केसी, सिमिलर टू केसी। अब ये जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन को अपन किसी कुछ फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं क्या लिख सकता हूं?
फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है एंड पी इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी होता है। ये जो एन बाई वी है ये कंसंट्रेशन है, ये मोलैरिटी है, ये कंसंट्रेशन है। तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू C कोई भी कंसंट्रेशन इनटू आर टी। तो यदि मैं इस चीज को PC को कंसंट्रेशन ऑफ CRT लिखूं तो क्या आगे बाद क्या बनेगा समझिए, KP इक्वल्स टू concentration of C into RT raised to power C, concentration of D RT raised to power D divided by A concentration of A RT raised to power A and concentration of B RT raised to power B बनेगा। और इसी को आगे अपन ऐसा लिख सकते हैं C raised to power C, D raised to power D divided by A raised to power A and B raised to power B into RT raised to power C plus D divided by RT raised to power A plus B। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और KP इक्वल्स टू ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसको KC लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं RT C प्लस D, मतलब पूरे का पावर है माइनस A प्लस B। और ये जो C प्लस D माइनस A प्लस B है इस फंक्शन को लिखते हैं डेल्टा NG। डेल्टा NG का क्या मतलब होता है, डिफरेंस इन moles of gases in product and reactant as per stoichiometry। तो डेल्टा NG तो अब लिख जाएगा KP इक्वल्स टू KC इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा NG। If delta NG 0 then KP equals to KC। If delta NG is more than 0 then KP is more than KC, and if delta NG is less than 0 then KP is less than KC। ठीक है, आगे ये रिलेशन आएगा। अब ये तो एक चीज आ गई, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक और चीज लिख सकते हैं फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सर ऊपर मत जाओ ना। फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अपन क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल लिख सकते हैं। आया ना, गैसियस स्टेट पढ़ा था अपन ने। तो क्या मैं केपी को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, केपी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन सी एक्सी पी टी रेज टू पावर सी, मोल फ्रैक्शन डी पी टी रेज टू पावर डी डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ए पी टी रेज टू पावर ए एंड मोल फ्रैक्शन बी पी टी रेज टू पावर बी। तो इससे के पी किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स सी
raised to power c xd raised to power d divided by xa raised to power a and xb raised to power b dot pt c plus d p टोटल लेना है माइनस a प्लस b। और ये जो एक फंक्शन बन गया, अब ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कुछ बन गया, पर ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कुछ बना है ये मोल फ्रैक्शन के टर्म से बना है, इसको अपन लिख सकते हैं एक फैक्टर kx। तो kp इक्वल्स टू kx pt रेज टू पावर डेल्टा एन जी। और जो kx होता है ये एक तरह का स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है, ये ट्रू पैरामीटर, ट्रू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। मतलब आपने केवल डिफाइन करने के लिए डिफाइन किया है कि मतलब ऐसा लिख सकते हैं, पर वो चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। आर वी क्लियर? यस सर। श्योर? यस सर। यस सर। कॉपी कॉपी कॉपी। सर बोला वो kx था, वो आपने ऐसा क्यों बोला कि स्टैटिस्टिकली? तो क्या वॉयलेट क्या करता है वो? ये वॉयलेट की बात ही नहीं है। मोल फ्रैक्शन के अंदर कभी भी कोई एक्टिव मास मोल फ्रैक्शन में डिफाइन ही नहीं हुआ है। तो अब क्या ये कभी केपी के बराबर है केसी के बराबर हो सकता है? हाँ, एक केस के अंदर यदि डेल्टा एनजी 0 है तो। हाँ। भाई डेल्टा एनजी 0 है तब केपी इक्वल्स टू केएक्स इक्वल्स टू केसी होगा बस। उसके अलावा किसी भी केस में केएक्स की कोई खुद की कोई वैल्यू नहीं, मतलब क्या फर्क पड़ता है उससे? ना वो इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकता है ना वो डिफाइन, मतलब उसके वो स्कोप ऑफ विजन में ही नहीं आता है, एक तरह से ये मान लेते हैं। ठीक है, कॉपी। अरे ने एक डाउट पूछा भाई। हाँ डाल्टन लॉ बिल्कुल नॉन रिएक्टिंग के लगता है, पर किसी भी एक गैस के तो आप कभी भी लगा सकते हो ना।
भाई जब आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया इसका मतलब है कोई आपस में एक तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है। अरेन बात समझी? सर बोलो। सर आप ये आइसोमेरिज्म की एमएस चौहान का डिस्कशन इस हफ्ते रख सकते हैं क्या प्लीज? ये बात बोल दी थी हमने शुरुआत में, क्लास शुरुआत होते ही। कब सर? शायद तब मैं आया नहीं हूँ। कोई बात नहीं। देखूंगा कब। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। नहीं डिस्कस करेंगे, बता दूंगा मैं कब कर रहे डिस्कशन। ठीक है सर। सर हम कब करने वाले डिस्कशन? मोस्ट लाइकली सैटरडे को। टेस्ट मंडे को है ना? हाँ सर। हाँ सर। सर बोलो। सर आपने उधर लिखा कि डेल्टा एन जी ग्रेटर दैन 0 है तो के पी इज ग्रेटर दैन के सी, लेकिन आर टी की वैल्यू लेस दैन 1 रही तो वो लेस दैन हो जाएगा ना? शानदार। अब आरटी की वैल्यू लेस देन 1 होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? और 1 बहुत Kelvin approximately. 0 के आसपास केल्विन। नहीं नहीं, अरे 100 0.08। केल्विन के आसपास। 10 केल्विन। 10 Kelvin. 10 12 15 केल्विन। हाँ। मतलब क्या हम लोग प्रैक्टिकली वहां पे रिएक्शन करवा रहे होंगे क्या? नहीं। जनरली हम लोग जो रिएक्शन करवाते हैं ना 25 35 मतलब 20 0 डिग्री वैसे उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। हाँ सर। सर लेकिन यूनिट्स अलग रहे तो पॉसिबल रह सकता ना? मतलब अगर यूनिट्स बदले हुए है तो आर टी कैसे? की मतलब कैसे भी मतलब मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना भाई, सबसे कम आर की वैल्यू 8 उसमें होती है एटीएम लीटर के अंदर 0.0821। हाँ। अब उसी के अंदर नहीं सर 12 केल्विन पे पहुंच। 8.314 भी तो होती है। अबे तो बड़ी हुई ना। हाँ सर हाँ सर। इसलिए हाँ। 8 के लिए और कम लगेगा टेम्परेचर। हाँ मतलब फिर पी की यूनिट्स भी बदलेंगी, केपी की और केसी के लिए, वो फिर बहुत कुछ पलटेगा। ठीक है, तो अभी अपन लोग एटीएम जिसमें चलते हैं तो उसमें अपना इतने आराम से नहीं फंसेगा। 12 केल्विन इज टू लो। 12 केल्विन पर केवल दो ही गैसेस गैस की तरह होती हैं, एक होती है हाइड्रोजन, एक होती है हीलियम। हीलियम भी 11.2 सॉरी हाइड्रोजन भी 11.2 केल्विन पे लिक्विड हो जाती है। बस हीलियम है जो 4.5 तक 4.5 पे लिक्विड होती है। हाँ सर। सर सर हीलियम ये का पॉइंट 0 कैसे के काम अंदर करेगा? आता ना, 0 के नीचे? पॉसिबल ही नहीं है मतलब ना शायद। नहीं नहीं 4.5 केल्विन आता है यार। सर कौन से दो बोले आपने? हाइड्रोजन और हीलियम। सर फिर वो जो ग्राफ दिया था आपने वो उसकी वजह से दे आर द क्लोजेस्ट टू आइडियल गैस। हीलियम इज क्लोजेस्ट टू आइडियल गैस, नॉट हाइड्रोजन। सर ये वैल्यू निकाले कैसे होंगे? यार मुझको कोई बताता ही नहीं है यार कुछ भी, सच्ची। मेरी भी इच्छा है कि मैं बताऊं।
पता है एक किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है? सर उसको बहुत बार गर्म करो और हर रीडिंग में निकालो, फिर रीडिंग्स के एवरेज करके सर निकाल दो। प्रेशर का भी कर सकते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को शायद एक लिक्विड अचीव कर लेते हैं और लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है ना वही बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन हो जाता है। तो 4.2 केल्विन होता है हीलियम का मिनिमम। फिर तो वहां Boiling तक कैसे गए वो लोग? वहां तक कैसे किए, कैसे गए? चल थोड़ा दिमाग लगाते हैं। थोड़ा ठंडा किया, थोड़ा प्रेशर लगाया, थोड़ा ठंडा किया, थोड़ा प्रेशर लगाया, थोड़ा ठंडा किया, प्रेशर लगाया, गैस लिक्विड होती चली गई वैसा। फिर वो लोग और कम लेजर्स के थ्रू करते हैं ठंडा उसको, किसको? कोई भी मैटर को, लाइक कैसे ठंडा करते एकदम हैं? क्लोज टू 0 केल्विन लाने के लिए। क्या सर वो करते हैं, कैसे ठंडा करते लैक्टोमीटर हैं? से होता है क्या? क्या? नहीं कैसे ठंडा करते हैं प्लीज बताओ ना, मुझे मेरे को भी जानना है। सर लेजर्स के थ्रू, लाइक अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन से लेजर्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को अफेक्ट करके करते हैं वो लोग। तो मैंने ये पढ़ा था कहीं पे। शानदार। यदि ऐसा करते हैं तो अच्छा करते मैग्नेटिक हैं। कूलिंग भी रहता है। क्या? मैग्नेटिक कूलिंग भी रहता है, मैग्नेट से वैसे चार्ज को थोड़ा सा ऑल्टर करके रेस्ट्रिक्ट सर करते हैं। कैपिलरी शानदार से भी कभी सर कैपिलरी से भी देखते कभी कभी। शानदार। बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे ये सब सब तरीके होते हैं, जो हीटिंग के मेथड्स है वही कूलिंग के मेथड्स भी बन जाते हैं। तो मैग्नेट से भी हो सकता है, मोशन को मतलब मोशन रोक के भी हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी कम कर सर हो दोगे। गया लिखना। अच्छा हो गया लिखना, बिल्कुल फिर आगे का ज्ञान लो। कूलिंग के बारे में ज्ञान बाद में लेंगे। किसी का बचा है क्या या हो गया है सबका? सर बस एक एक मिनट मिनट। सर। एक मिनट एक मिनट। हाँ सर हो गया। निनाद, निलय और क्या नाम है उसका, अमान। हो गया सर। हाँ सर। हाँ सर हो हो गया गया। पपी? हो गया सर। चलिए चलिए कुछ कुछ चीजें सीख ली हमने, अब आगे बात करते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए ना आपको कोई भी रिएक्शन दी है, जैसे मान लीजिए PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2 दिया गया है, तो आपका जो लिखने का तरीका है वो भी आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए। आप हमेशा सबसे पहले लिखेंगे T इक्वल्स टू 0 के ऊपर क्या है, इसका जो भी कोई अमाउंट है वो, इसका जो अमाउंट है वो, इसका जो अमाउंट है वो, एंड T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर जो अमाउंट है वो। जितनी जानकारी दी गई है उतनी जानकारी लिखेंगे और उसके बाद ही प्रोसीड करेंगे। ये आप, यदि सब्जेक्टिव पेपर होता तो मैं इसके कम से कम 10 में से 2 नंबर रखता। डेटा
पढ़ने के साथ साथ डेटा का रिप्रेजेंटेशन जरूरी होता है। ये वैसा ही है जैसा आपके पहले के 10th में मैथ्स के सवाल में गिवन आता था ना। 10th पास किए सबने आई सपोज। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो आपने ना उसके अंदर हाँ, पढ़ा होगा सर। मैथ्स के अंदर ना आपको कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले गिवन लिखना होता है, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ सर। हाँ सर। वैसा ही ये है, आप यदि इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप सुकून में जिएंगे। आपको बहुत सारा डेटा दिख के आएगा और आपके लिए क्वेश्चन रिलेटिवली इजी हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन करते हैं कुछ कुछ। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर PCl5 gives PCl3 plus Cl2 if initially 5 molar PCl5 was taken and at equilibrium 2 molar Cl2 was present। ठीक है, 2 मोलर CO2 was present। मतलब अब आपके लिए क्या हो जाएगा कि भाई PCl5 है, शुरुआत में आपने कुछ भी नहीं लिया है, डेटा से ये समझ में आ रहा है कि आपने केवल PCl5 लिया है, तो PCl5 gives PCl3 plus Cl2। PCl5 के 5 मोलर है, ये 0 है, ये 0 है। अब ये T इक्वल्स टू 0 पर था जब आपने इनिशियल कंडीशंस डिफाइन की है। ठीक है, उसके बाद आपने कहा एट T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि इक्विलिब्रियम पर 2 मोलर क्लोरीन है, मतलब x इज इक्वल्स टू 2 है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि भाई PCl3 भी 2 है, Cl2 भी 2 है, और PCl5 जो 5 माइनस एक्स है वो 5 माइनस 2 यानी कि 3 है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, जो Kc की वैल्यू आएगी, वो आएगी PCl3 इंटू Cl2 डिवाइड बाय PCl5, और जो Kc की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। PCl3 2 है, Cl2 2 है, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 यानी कि 4/3 ये Kc की वैल्यू होगी। आर वी क्लियर? डेटा रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा हूं क्वेश्चन डिफिकल्ट था, नहीं, क्वेश्चन बहुत थर्ड क्लास है, इजी है, पर रिप्रेजेंटेशन उसको और सॉल्वेबल वाली रेंज में लेके जाता है। क्वेश्चन, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 plus 3H2 gives 2NH3। Initial pressures of N2 and H2 were 10 and 30 atm respectively, and at equilibrium H2 pressure of N2 decreased to 8 atm। ठीक है, तो अब आपको क्या देखा है, दिख रहा है N2 plus 3H2 gives 2NH3 है। इनिशियली क्या प्रेशर है, 10 सर हम 30। ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल करो, आई डोंट माइंड, मुझे लगा वो कर सकते हो, आई एम वेटिंग, पर मेरे को जल्दी जवाब चाहिए ना। सॉल्विंग का दिन आएगा कल, कल और परसों सॉल्विंग डेज हैं एक तरह से। सर प्रेशर वाला कांस्टेंट या कंसंट्रेशन का? आप यदि प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन हो रखा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहिए।
सर बहुत छोटा आ रहा है, मतलब कितना भी है उससे क्या फर्क पड़ता है, छोटा है बड़ा है उससे क्या दिक्कत है, आंसर आंसर होता है, उतना रिस्पेक्टेबल होता है। सर 2 डिवाइडेड बाय 24 क्यूब आ रहा है। आ सकता है, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए एक बार करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 30 माइनस 3x, ये हो जाएगा 2x। अब उसने क्या बोला है कि N2 का प्रेशर 8 atm हो गया है, मतलब 10 माइनस एक्स इज 8, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 है। यदि x इक्वल्स टू 2 है तो आप लिख सकते हैं कि ये 8 है, ये 24 है और ये 4 है। तो आप क्या लिख पाएंगे, के सी इक्वल्स टू, सॉरी के पी इक्वल्स टू 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24, कुछ ऐसा होएगा। और ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, के पी इक्वल्स टू 2/24 का क्यूब आंसर, या फिर के पी इक्वल्स टू 1/12 क्यूब इंटू 4। ये केपी की वैल्यू होगी। आर वी क्लियर? क्या हाँ यहाँ सर। तक आप सबको क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। मुबारक हाँ को सर। सर, कॉपी करिए, इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ में आया हूँ पूरा प्रॉपरली। हाँ सर। सर तो फिर सैटरडे को डिस्कशन पक्का ना? आइसोमेरिज्म की एक्सरसाइज 1 की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ एक सर, मिनट रुक yes जाओ, sir। वो भी यार तुम लोगों ने मेरे को आंसर की नहीं भेजी यार पेपर की, तुम्हारा रिजल्ट निकालना है भाई, सब मेरे मतलब सिर्फ मेरी वजह से रुका हुआ है, और उस वक्त मैं लिखे नहीं आंसर की। नहीं तो जो आंसर किए मैं उसी से चेक करवा, उसी का रिजल्ट फाइनल करके भेज दूंगा, जो सर जिसको सर जो कहना है। केमिस्ट्री डाउट ग्रुप पे पहले वाले चैट्स पे लिखा होगा ना? आंसर की के सोल्यूशन मतलब उसका करेक्ट, जो भी कोई करेक्शन आए थे वो नहीं भेजे ना अपन ने। सर करेक्शन भेजे केमिस्ट्री डाउट ग्रुप पे, आपने बोला था भेजने को तो भेजे थे डाउट के भी। भेजे थे क्या? ठीक है देखते हो। ठीक है सर बोल भाई। थोड़ा चांस है क्या चैप्टर फ्राइडे को खत्म होने का? बिल्कुल, थोड़ा क्या पूरा ही चांस है, क्यों बोल? नहीं तो मतलब पेपर सर में अगर नहीं है ना पर? है हाँ ना है। पेपर। पेपर में फ्राइडे तक ठीक। पूछूंगा, इतना ही फ्राइडे तक पढ़ा दूंगा। सर मैक्सिमम एक ट्यूसडे की क्लास और लगेगी ना केमिकल इक्विलिब्रियम की? हाँ यार मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, मतलब इतना दिक्कत नहीं है अभी, यूजुअली 4 या 5 क्लास में खत्म हो जाता है यूजुअली। अभी भी हो जाना चाहिए, लग तो यही रहा है, स्पीड तो वैसी ही है। यूजुअली सेकंड क्लास के बाद मैं यही होता हूँ, तो इसके हिसाब से 5वीं क्लास में खत्म हो जाता है। सर थोड़ा साइड हटिए ना। थोड़ा क्या पूरा हड़ता हूँ ये लोग। अरे कोई इमोजी भेजने के अंदर ना ये रिएक्शंस बंद करने पड़ेंगे लगता है तुम्हारे। ऑप्शन आता है ये इमोजीज, और कल वो कौन चैंपियन था, वो दिल भेज रहा था चैट पे, इसके अंदर इमोजी में दिल है। निनाद। सर निनाद, सर कब का भेज रहा था वो? हाँ अभी भी भेज रहा है। सर निनाद भेज रहा था। इसका दिल निकाल के ना ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। निनाद नहीं सर, अभी कोई और ही भेज रहा। आज मानस भेज रहा है। सर जा सकते क्या? कॉपी हो गया तो। हाँ हाँ, यदि कॉपी हो गया तो बिल्कुल जा सकते।
मैं भी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।